हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज से हमने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन का परिचय देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो आज की वीडियो BSc नर्सिंग, CP नेट एग्जाम, BHU, GSBM, पैरामेडिकल एग्जाम तथा इनसे संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सभी में पूछा जाता है। और आप सभी लोगों को एक हम भरोसा दिलाते हैं कि आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, तो हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बना देंगे। सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़ाएंगे, आपके नोट्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन को साथ लेकर के बैठें, जिससे कि हम जो भी पॉइंट बताएं उन सभी पॉइंट को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकें, ठीक है। और यदि आपको मेरे हाथ के बने हुए PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो देखो, इसे हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसे हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन, और इसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जो कार्बनिक रसायन होती है इसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे कार्बन पर कि कार्बन है क्या। अब हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे कार्बन के बारे में। तो देखो, कार्बन के बारे में बात की जाए तो कार्बन को आवर्त सारणी के वर्ग 14वें में रखा गया है। जो आपका कार्बन है उसे आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके वर्ग 14वें में रखा गया है। यदि वर्ग 14 की बात की जाए तो इसमें 5 एलिमेंट को रखा गया है। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ठीक है। इन सभी एलिमेंट्स को कार्बन परिवार का तत्व कहा जाता है, जिसमें 5 एलिमेंट रखे हुए हैं, जिसे आवर्त सारणी में 14वें वर्ग में रखा गया, ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर कॉपी में नोट डाउन करें और माइंड में फिट करें, क्योंकि इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बात की जाए तो कार्बन जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है C। कार्बन जो है उसका प्रतीक संकेत होता है C, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो है 6। यदि इसमें बात की जाए कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो याद रखना कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है, ठीक है। अब मुझे इसका परमाणु क्रमांक तो पता है, लेकिन यदि हम इसकी द्रव्यमान संख्या को जानना चाहें तो हम प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कर देंगे, मुझे द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम 6 प्रोटॉनों की संख्या 6 न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी 12 निकल के आ जाएगी द्रव्यमान संख्या। तो याद रखना कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका जो परमाणु भार द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 12 होती है, ठीक है। C612। आगे बात करते हैं। आगे अब बात करेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। तो देखो, कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन। जो कार्बन है उसके 3 अपर रूप होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और C60 फ्लोरीन होता है। अब आपको इससे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा कि अपर रूप कहते किसे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि अपर रूप कहते किसे हैं। आगे बात करते हैं। आगे है, अब हम आपको हीरा के बारे में बताएंगे, डायमंड के बारे में। देखो, आज की क्लास कोई डिफिकल्ट क्लास नहीं है, बहुत ही इजी क्लास है, ये नॉर्मली आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। मेरा इरादा था कि हम आपको कार्बन के बारे में थोड़ा एक बार रिपीट करवा दें, आपको रिवाइज करवा दें कि आपको कितना पता है, और इससे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ईजी बहुत है, ठीक है। तो देखो, हीरा को कहा जाता है डायमंड इंग्लिश में। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखना, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है और इसका उपयोग चट्टानों को भेदने और कठोर पदार्थ को काटने के औजार पर टंगस्टन के तार खींचने में किया जाता है। जो आपका हीरा होता है इसका उपयोग चट्टानों को भेदने, कठोर पदार्थों को काटने में
जो आपके कठोर पदार्थ को काटने के औजार व टंगस्टन के तार खींचने में किया जाता है। किसका? हीरा का। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यदि पूछ लिया कार्बन के ऐसा कौन सा अपर रूप है जो सबसे कठोर होता है, तो हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है और सबसे कठोर पदार्थ है। आगे इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट में पॉइंट है कि हीरा में कार्बन परमाणुओं की त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हीरा जो होता है उसमें कार्बन परमाणुओं की त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है ग्रेफाइट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। देखो ग्रेफाइट जो होता है वो बिल्कुल भी कठोर नहीं होता है, इसे हम कागज में लिख भी सकते हैं। जो आपकी पेंसिल होती है, जो उसकी नोक बनी होती है, तो वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है कि ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। याद रखना, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं किसमें? बैटरियों में, क्योंकि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का चालन हो सकता है, मींस ये विद्युत का चालक होता है। तो इसलिए ग्रेफाइट जो है उसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, जो बैटरी के इलेक्ट्रोड होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, तो उसके रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का चालक है। ठीक है, जबकि हीरा की बात की जाए तो ये विद्युत का कुचालक है। आगे पॉइंट है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय व्यवस्था होती है। जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय व्यवस्था होती है, जबकि जो आपका हीरा था उसमें त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे समझ गए तो आप समझ जाना कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम आपको करना भी सिखा चुके हैं। C6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 निकल के आएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 निकल के आएगा। अब बात की जाए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे कि वो स्थायी हो जाए। आपको पता है प्रत्येक जो एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, वो ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो अक्रिय गैस के समान हो जाए, क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो स्थायी होती हैं। यही प्रत्येक एलिमेंट चाहता है। यदि यहाँ पर बात की जाए तो ये जो कार्बन है इसे क्या करना पड़ेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, तो ये किसके समान हो जाएगा? हीलियम अक्रिय गैस के समान, जिसका जो हीलियम होती है उसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक अक्रिय गैस है। या फिर कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जिससे कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो ये न्यून अक्रिय गैस के समान हो जाएगा, मीन्स इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कराते हैं कि जो कार्बन है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराएंगे। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो C4- हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो हमारा C4- हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझना पॉइंट को। आपको पता है कार्बन जब अकेला है 6, इस पर परमाणु क्रमांक इसका 6 है, उस टाइम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इसमें किसमें वृद्धि हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, जहां से 6 से होकर के कितने हो जाएंगे? 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 6 ही बनी रहेगी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे तो यदि हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दें तो क्या होगा? जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? 6, और 4 ये दान कर देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 6, मींस 6 की 6 ही रहेगी। चेंजिंग किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉनों में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही दान हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर रहा है। लेकिन हम बात करेंगे क्या, अब हम जो कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराएंगे या फिर दान कराएंगे? तो हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं कि कार्बन जो होता है वो न कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ना ही कभी दान करता है। तो क्वेश्चन उठता है कि तो क्या करता है? मीन्स कार्बन जो होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना ही दान करता है, तो फिर करता क्या है? तो उसी को अब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दान करने पर। आपको पता है जो कार्बन होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है, मीन्स नाभिक में क्या होंगे?
6 प्रोटॉन और उन पर होता है प्लस चार्ज। और बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इसमें से दान कराएंगे। बहुत ही ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, कार्बन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। हम एनर्जी को दे करके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 5। हम फिर एनर्जी देंगे, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को फिर से बाहर निकाल लेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे और हमारे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। एक दूसरों को ये आकर्षण के द्वारा, कहने का मतलब है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और बहुत ही आकर्षण के द्वारा एक दूसरे को बांध के रखते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे 6 प्रोटॉन है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह गए वो 4 ही रह गए। अब आप सोच सकते हो कि 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रहे होंगे। हम और एनर्जी नहीं देंगे, इनमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल लेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से अपनी तरफ खींच लेंगे कि हम एनर्जी कितनी भी देते रहें और इलेक्ट्रॉन को हमारे निकालने की दम नहीं होगी। मीन्स एनर्जी जो होगी कितनी भी हम एनर्जी दें, लेकिन 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से अपनी तरफ खींच के रखें, बांध के रखें कि अब हम उनमें से नहीं निकाल पाएंगे, जबकि मुझे निकालने थे 4, लेकिन 3 के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना नामुमकिन है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का ये कभी भी दान नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं वे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण करने की, कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो कर ही सकता है, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि प्रोटॉन, हमारे जो प्रोटॉन है वो है 6 और जब ये 4 को ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चारों तरफ चक्कर काटने लगेंगे, हमारा एक एटम बन के तैयार नहीं होगा। मीन्स ये भी संभव नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ना ही दान करता है, तो फिर करता क्या है? तो याद रखना, जो कार्बन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। किस प्रकार से करता है उस पर चर्चा करेंगे। ये है हमारा कार्बन। आपको पता है इसके वायतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए रख देगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन को जब साझित करने के लिए रख देगा तो बाहर से आएगा हाइड्रोजन, जिस पर भाई साहब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन होगा उस पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये भाई साहब आएंगे, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन के सामने रख देंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा। कार्बन कहेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कहेगा कार्बन से कि भाई तुम भी अब आ रहा हो, तुम भी मतलब स्थायी नहीं और हम भी स्थायी नहीं है। यदि हम दोनों लोग साझेदारी कर ले तो आप भी अक्रिय गैस के समान हो जाएंगे और हम भी समान हो जाएंगे और दोनों लोग स्थायी हो जाएंगे। और जब ये दोनों लोग स्थायी हो जाएंगे तो ये कार्बन का जो अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा था वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। इसी प्रकार से ये भी बॉन्ड कर लेगा, ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा। और ये जो होते हैं कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है सांजित इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? सांजित इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इस प्रकार से कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन को दान या फिर ग्रहण नहीं करता। अब जो होगा हाइड्रोजन, वो कार्बन को जीवन में नहीं छोड़ पाएगा और कार्बन जो होगा वो हाइड्रोजन को जीवन में नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, और एक बात का विशेष ध्यान रखना, 2 कार्बन के मध्य होता है एकल बॉन्ड। क्या होता है? एकल बॉन्ड। और कार्बन जो होता है उसके 3 बॉन्ड, कार्बन जो होंगे वो 3 ही बॉन्डिंग से हो सकता है। एकल बॉन्ड, 2 एकल बॉन्ड और एकल बंध, 2 आबंध और तिराबंध। कभी भी 4th 5th या फिर इससे अधिक संभव नहीं है। अब हम आपको आगे चल के बताएंगे एकल बंध क्या है, 2 आबंध क्या और तिराबंध क्या है। ठीक है, आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि कार्बन का इंट्रोडक्शन बहुत ही इजी था, लेकिन है बहुत ही बिंदास, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे पहले एक आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक तो अपर रूप ही हमने पूछा कि अपर रूप कहते किसे, और दूसरा जो मेथेन गैस होती है
इसका सूत्र क्या होता है। आपको मीथेन गैस का सूत्र बताना होगा कि क्या होता है, ठीक है। और आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया कि यदि आप मुझे अंत तक सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बना देंगे। प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। यदि सपोर्ट करोगे, हमारी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे, ठीक है। देखो, आप यदि लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज आपका ये भी होमवर्क के रूप में कि आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर किसी क्लास में मिलेंगे नए सोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।